गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एजी इंजीनियरिंग 121 सोइल कंजर्वेशन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन। तो कौन कौन से कारक थे? 5 प्रकार के कारक। ठीक है। तो यहाँ सी से था क्लाइमेट, टी से टोपोग्राफी और वी से वेजिटेशन, एस से सोइल और एच से ह्यूमन या व्यक्तिगत जो मनुष्य द्वारा किया। तो ये 5 जो फैक्टर है वो भी प्रभावित करते हैं, जिसमें से क्लाइमेट, टोपोग्राफी और वेजिटेशन के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, सोइल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। तो अपना जो फैक्टर है वो है सोइल, वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाला कारक। तो कारकों में सोइल, तो वहाँ की मिट्टी कैसी है यह बहुत प्रभावित करता है। मिट्टी वहाँ की सैंडी है या क्ले, तो जहाँ पे सैंडी सोइल्स होगी वहाँ पे वाटर इरोजन है उसकी संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्ले सोइल्स है, बाउंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो कण एक दूसरे से जल्दी अलग नहीं होते हैं, तो वहाँ क्या होगा? वाटर इरोजन के कारण जो नुकसान है कम होगा। इसके अलावा सोइल की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि इरोजन को रोकने या बढ़ाने में के लिए जिम्मेदार है? तो एक है सोइल परमिएबिलिटी, सोइल परमिएबिलिटी यानी कि मृदा की पारगम्यता। तो मृदा की पारगम्यता कितनी है? जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उतना ही वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा सोइल का पोर साइज, जो सोइल के पोर साइज है या जो रिक्त स्थान है, पोर साइज है, जितना पोर स्पेस है सोइल के अंदर उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जितने ज़्यादा पोर स्पेस होंगे तो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो हाई रहेगा। इनफिल्ट्रेशन रेट हाई रहेगा तो वाटर इरोजन है उसकी संभावना क्या होगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसके अलावा सोइल से संबंधित और कौन कौन से गुण हो सकते हैं? वेजिटेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोइल है उसके ऊपर वेजिटेशन कितना है, वनस्पति कितना है। तो सोइल है ढकी हुई कितनी है, जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी सोइल के ऊपर उतना ही वाटर इरोजन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वनस्पति है वैसे ही डायरेक्ट टच में नहीं आने देगी पानी को मिट्टी के कणों पे, और उसके बाद में जो इसका रूट इफेक्ट रहता है, रूट इफेक्ट रहता है जो कि मिट्टी के कणों को जो आपस में बांध के रखते हैं, तो भी क्या होगा? वाटर इरोजन वो कम होगा। इसके अलावा कोई ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो पूर्णतः जमीन पर फैल के चलती हो, तो ऐसी अगर वनस्पति ज़्यादा है तो वहाँ भी वाटर इरोजन कम होगा। और इसके अलावा सोइल से संबंधित एक क्ले प्रैक्टिस,
कहीं कोई खेत है, उस खेत की मिट्टी है, उसमें जो किसान है वो टिलेज प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। मान लीजिए खेत है, इधर ढलान है, इधर स्लोप है, स्लोप है। अगर फार्मर प्रैक्टिस या टिलेज प्रैक्टिस ऐसी कर रहा है कि क्रॉप की बुआई इसी दिशा में कर रहा है, तो क्या वाटर इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होगा। अगर उसकी टिलेज प्रैक्टिस ढाल की विपरीत दिशा में इस प्रकार करता है, तो इधर से जो पानी है वो रुक रुक के आगे आएगा, जिसके कारण जो वाटर इरोजन है उसकी संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो मुख्य बात है सोइल से संबंधित, जो कि वाटर इरोजन को कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? 5.8 फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटी या मनुष्य के द्वारा जो गतिविधियां की जाती है, जिसके कारण वाटर इरोजन को बढ़ावा मिलता है, या तो इसके लिए जो कौन सी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है जो वाटर इरोजन को बढ़ावा देती है, तो मनुष्य की कौन सी है? तो सबसे पहली गतिविधि है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। जैसे जैसे ह्यूमन मनुष्य है जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए या अन्य किसी पर्पज के कारण शहर बसाने के कारण वो फैक्ट्री लगाने का और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं, जिसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई होने से वहाँ की सोइल है वो जो डायरेक्टली ओपन इन्वायरमेंट के टच में आ जाती है, जिसके कारण वहाँ क्या होगा, वाटर इरोजन है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मीन्स जरूरत से ज़्यादा चराई। जो चारागाह होते हैं वहाँ पे अगर एक लिमिट में चराई की जाए तो इतना नुकसान नहीं होगा। अगर लिमिट से ज़्यादा ओवर हो जाए उसकी कैपेसिटी से, तो वहाँ की वनस्पति को अगर हम सारी खत्म कर देते हैं पशुओं के द्वारा, तो भी इसके कारण जो वाटर इरोजन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरी गतिविधि क्या हो सकती है? फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है किसान खेत के अंदर, अगर वो भी उनमें उनको फॉल्ट है, जैसे ढाल की विपरीत दिशा में बुआई नहीं कर रहा है, वो ढाल की दिशा में बुआई कर रहा है, या ऐसी क्रॉप लगा रहा है जो कि इरोजन को बढ़ावा देती है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप। अगर उसकी क्रॉप जो इसमें इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, तो वो भी वाटर इरोजन को बढ़ावा देने वाली है। इसके बजाय अगर मनुष्य इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगाए जो जमीन पे फैल के चलती है, उदाहरण के लिए जैसे अपने ग्राउंड नट, इसके अलावा और भी है, लोबिया भी है, ऐसी क्रॉप है जो कि वाटर इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप है। अगर ऐसी क्रॉप की अगर किसान खेती करता है तो भी वाटर इरोजन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो यहाँ तक पूरी बात फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन कौन से 5 फैक्टर है? सबसे पहला क्लाइमेट, दूसरा टोपोग्राफी, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, तीसरा वेजिटेशन, वहाँ पे वनस्पति की कैसी है, चौथा वहाँ की सोइल कैसी है, और पांचवा मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं वो कैसी है। ये 5 फैक्टर जो मुख्यतः वाटर इरोजन को प्रभावित करते हैं। अब कुछ 3-4 टर्म्स है जो इस कोर्स के अंदर परमानेंट काम आएगी और जिनका हर जगह होता रहेगा। तो रन ऑफ हम किसको बोलते हैं? जब बरसात का पानी एक ही जगह पर कंटिन्यू बरसात हो रही है, सोइल है वो सेचुरेट हो गई है,
सेचुरेट हो गई है, या हम मान सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच गई है, फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच गई है। तो वहाँ का जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या आएगा, धीरे धीरे जहाँ जिस तरफ स्लोप मिलेगा पानी उस दिशा में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रन ऑफ। ठीक है। एक होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जब बरसात स्टार्ट होती है या इरिगेशन भी देते हैं हम खेत में, तो जो फर्स्ट इंक्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पहली जो पानी की एंट्री होती है सोइल के अंदर नीचे की तरफ, जो पहला बहाव होता है उसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन। और उसकी स्पीड कितनी है, कितनी गति से हो जा रहा है, तो उसको हम इनफिल्ट्रेशन रेट का नाम दे देते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन द सोइल, इसको हम इनफिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। रन ऑफ अलग चीज है, इनफिल्ट्रेशन अलग चीज है। इसके अलावा एक दो टर्म और है, लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, या इसको हिंदी में बोलते हैं निक्षालन। लीचिंग की भूमि में या जमीन में, भूमि में ऊपर ये अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, अलग अलग सोइल के स्तर है। जो ऊपर की लेयर्स, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ए से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की परत से अपर लेयर टू वाटर मूवमेंट, अपर लेयर टू लोअर लेयर, ऊपर की परत से नीचे की परत में आना, कंटेनिंग, ये मुख्य बात है, कंटेनिंग साल्ट और केमिकल। जो पानी है वो ऊपर की परत से नीचे की परत में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ घुला हुआ है, या तो मान लो कि उसके अंदर कुछ केमिकल है, या जमीन में कुछ साल्ट है, वो ऊपर से लेके नीचे की ओर जा रहे हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग के लिए शर्त यह है कि जो पानी होता है वो अकेला नहीं होता है, उसके अंदर साल्ट है, केमिकल है, कोई न्यूट्रिएंट है, कोई पोषक तत्व है, वो उसके अंदर घुले हुए होने चाहिए, अकेला डिस्टिल वाटर नहीं होगा। तो उसके अंदर जो घुला हुआ है ऊपर की लेयर से वो नीचे की लेयर में जा रहा है, तो हम उसको टर्म देते हैं लीचिंग। लीचिंग के बाद एक टर्म आती है सीपेज। सीपेज यानी रिसाव। हमने देखा होगा कि जहाँ से नदी कोई गुजरती है, नहर गुजरती है, या अन्य कोई जो वाटर स्रोत है, जल का कोई भी स्रोत है जो कि आसपास के एरिया से क्या है, ऊंचा है, ठीक है। मान लो ये नहर जा रही है, ठीक है, और इसकी हाइट है तो जमीन से 15 फीट ऊपर होगी, इतनी ऊंचाई से यहाँ से पानी बह रहा है, और साइड में ये जो एरिया है ये लोअर है, जिसका नीचे। तो धीरे धीरे इसको लगातार बहने से क्या होगा, यहाँ का जो पानी है वो, या आप ऐसा मानो तो जो साइडों में बहना स्टार्ट हो जाता है, दोनों तरफ, तो साइडों में कंटिन्यू रिसाव होता रहता है। इस चीज को हम नाम देते हैं सीपेज। इसका मुख्य उदाहरण बता सकते हैं कि जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो
इंदिरा गांधी नहर है, जहाँ जहाँ से इंदिरा गांधी नहर गुजर रही है उसके लगभग 1 किलोमीटर दोनों के साइड में क्या है, जो ग्राउंड वाटर है वो इतना अच्छा है कि क्योंकि इसी नहर का पानी है वो साइड में सीवेज के थ्रू वहाँ की ग्राउंड वाटर में वो पहुँचता है, और जिसमें यहाँ पे बोरवेल या ट्यूबवेल लगा के लोग इस पानी को सिंचाई के लिए खेतों में काम में लेते हैं, और इस पानी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो नहर के पानी के समान ही होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो यह एक सिंचाई का मुख्य उदाहरण है।